आज हम लोग ऑपरेटर में 3 छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग ढेर सारे ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तुम पढ़े हो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या है, और भी ऑपरेटर के कई फॉर्म को तुमने पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तुमको मैं पिछले क्लास में ये भी बता चुका हूँ कि मोमेंटम माने संवेग 2 प्रकार का होता है, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान मान लो कि m है, अगर वो एक सीधी रेखा में वेलोसिटी v के साथ में गमन कर रही है, उसका रेखीय वेग अगर v है, तो उसका लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग का मान होता है m इंटू v, और उसको डिनोट किससे करते हैं, p से। तो संवेग या जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, और एक को कहते हैं कोणीय संवेग। इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये तो बहुत इजी है। इसको डिनोट करते हैं P से और इसको डिनोट करते हैं L से। इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत इजी है। अगर कोई वस्तु है, मान लो उसका मास है m, और वो v वेग से अगर जा रही है, तो ये होता है m इंटू v। एंगुलर मोमेंटम नाम से ही स्पष्ट है, कोणीय संवेग माने कोण बनाते हुए वो घूमेगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा है कि जैसे तुम देखो कि हम लोग दरवाज़ा को खोलते हैं, तो दरवाज़ा जो खुलता है उसको तुम ध्यान दो। दरवाज़ा या अगर हम बंद करते हैं, तो दरवाज़ा खुला हुआ है और उसको हम लोग ऐसे करके ताकत लगाते हैं एक पल्ले को, तो वो पल्ला जो है वो ऐसे टिल्ट करता, मुड़ता है। कब्जे से वो जुड़ा हुआ है, कब्जे के तरफ चारों तरफ वो घूमता है, मतलब कब्जे के साइड से कब्जे को फिक्स्ड रहता है और उसमें घूमता है। तो दरवाज़ा जब घूमता है तो एंगल बनाता है। इसी तरह से अगर कोई वस्तु मान लो कि सर्किल में घूम रही है, तो वो एंगल बनाते जाती है। तो इस समय जो उसका संवेग रहता है, उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग कहते हैं। जैसे इसका मान ऐसा होता है, तो कोणीय संवेग का मान होता है r इंटू p, जहाँ पर p उसका रेखीय संवेग है और r है, इसको पोजीशन बोलते हैं या जैसे मान लो कि कब्जा तुम इमेजिन करो, दरवाजे का कब्जा, और जहाँ पर तुम उंगली से या हाथ उसको ठेल रहे हो, तो कब्जे और तुम्हारे हाथ के बीच की जो दूरी होगी, उसको हम लोग r से डिनोट करते हैं।
इसको पोजीशन भी बोलते हैं, इसको लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ये दोनों का सूत्र है। एक चीज़ जो तुमको इसमें समझना पड़ेगा अभी, वो ये है कि तुम पढ़े हो कि राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो एक वेक्टर है और एक स्केलर है। तो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश या वेक्टर और एक अदिश, इसको कहते हैं स्केलर। तुम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हो। जिस चीज़ में दिशा होती है, अगर कोई वस्तु जा रही है और कोई दिशा है उसमें, किसी क्वांटिटी में, किसी पैरामीटर में, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और कोई चीज़ जिसमें दिशा नहीं होती है उसको स्केलर कहते हैं। जैसे यह चौक है मान लो, तो इसका मास जो भी होगा 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जो भी होगा, वो मास इसकी दिशा पर निर्भर नहीं करती है। चौक को ऐसे रखें कि ऐसे रखें कि कैसे रखें, उस पर नहीं निर्भर करती है। इसलिए मास को या द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। लेकिन कोई वस्तु अगर जा रही है तो कोई ना कोई दिशा तो होगी। तो अगर दिशा के साथ में अगर उसको हम लोग वेग को बताते हैं, उसके स्पीड को कहो, स्पीड और वेलोसिटी दो तरह की चीज़ें हैं। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो अदिश हो जाता है, वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ उसकी दिशा को भी लेते हैं तो सदिश हो जाता है। तो कुछ चीज़ें सदिश हैं और कुछ चीज़ें अदिश हैं। यहाँ पर मोमेंटम जो है वो सदिश होगा, लीनियर मोमेंटम सदिश होगा, वेलोसिटी सदिश होगा। और सदिश को दिखाने का हमारा क्या तरीका होता है, उस राशि के ऊपर में एक तीर लगा देते हैं। मास अदिश है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा एंगुलर मोमेंटम भी सदिश राशि है। और आर जो है पोजीशन वेक्टर कहलाता है एक्चुअली में, यहाँ पर वो भी सदिश राशि है। और पी लीनियर मोमेंटम वेक्टर कहलाता है। अगर तुम किसी पर भी अगर ऐसा तीर लगा दोगे सदिश राशि पर तो फिर वेक्टर बोलेंगे। तो एल लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया। आर को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और पी को कहते हैं लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो ये था तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन संवेग के बारे में। ऑपरेटर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्योंकि हम लोग अभी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देंगे। एक लाइन लिख देता हूँ। व्हेन अ सिंगल पार्टिकल, कोई अगर एक पार्टिकल मूव करता है, मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड बिंदु के, जैसे दरवाज़ा में जो हमारा कब्ज़ा है वो फिक्स्ड है, तो उसके इर्द गिर्द अगर कोई वस्तु घूम रही है, सपोज करो व्हेन ए सिंगल पार्टिकल मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, इसका एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे देंगे, वो सूत्र से देंगे। तो हो जाएगा L बराबर R इंटू पी, L बराबर R इंटू पी। जहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि R को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और P को लीनियर मोमेंटम वेक्टर बोलते हैं, L एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए, ये तो इसका सूत्र हो गया बाय डेफिनेशन, पर ऑपरेटर के फॉर्म में इसका जो एक्सप्रेशन होगा, जो उसका व्यंजक होगा, उसको प्राप्त करने के लिए तुमको एक दो चीज़ें और जाननी पड़ेगी। वो ये है कि हमारा जो R वेक्टर है और P वेक्टर है, नाउ
ये जो आर वेक्टर है और ये जो पी वेक्टर, इसको हम लोग 3 भाग में तोड़ सकते हैं। 3 भाग में तोड़ सकते हैं मतलब जैसे मान लो कि ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर, तो तुम जानते हो कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो आर है, इसको तीनों घटक में तोड़ा जा सकता है, एक्स की तरफ, वाई के सापेक्ष और वाई जेड के सापेक्ष, एक्स वाई जेड। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, पूरा डिटेल हम लोग बात नहीं करेंगे, बस इसको लिख देता हूँ मैं। आर भी है और हमारा पी भी है, तो तीनों को, दोनों को तीनों दिशा में तोड़ेंगे तो हो जाएगा जैसे एक्स दिशा में मान लो एक्स है, वाई दिशा में मान लो वाई है और जेड दिशा में मान लो कि जेड। तो इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्स के साथ में आई वेक्टर प्लस वाई के साथ में जे वेक्टर प्लस जेड के साथ में के वेक्टर। ये जो आई, जे और के है, इसको तुमको समझना पड़ेगा, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आई, जे और के, इन तीनों को ही बोलते हैं यूनिट वेक्टर। पर तीनों में फ़र्क क्या है, एक्स की दिशा में अगर जैसे ये एक्स है, ये 0 है मान लो, मूल बिंदु है वो है, ये 0 दूरी है मान लो, यहाँ से ये मान लो इकाई दूरी है, तो इकाई दूरी अगर है, डिस्टेंस अगर 1 है और ये दिशा इधर है तो इसको बोलेंगे आई। एक्स की दिशा में इकाई दूरी दिशा के साथ में आई कहलाता है। वाई के तरफ अगर इकाई दूरी लेंगे तो जे कहलाएगा और जेड में इकाई दूरी लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, के। आई जे के, इसीलिए इकाई है 1 सेंटीमीटर समझ लो, मन में 1 इंच समझ लो, 1 फीट समझ लो, 1 नैनोमीटर, 1 इंच, जैसा भी इकाई रहे, लेकिन यूनिट अगर डिस्टेंस है तो यूनिट डिस्टेंस है और फिर उसमें डायरेक्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट माने इकाई, वेक्टर मतलब सदिश राशि। तो ये आई जे के, एक्स वाई जेड। तो ये जो आर है हमारा पोजीशन, इसको 3 भाग में तोड़ दिए हैं, एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में। इसके साथ यूनिट वेक्टर ये है, ये वाई के साथ यूनिट वेक्टर है जे और जेड के साथ में के। उसी तरह से हम लोग पी को भी 3 भाग में तोड़ते हैं, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, और उसी तरह से यूनिट वेक्टर को लगाते हैं, आई जे और के। बस तुम इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा यहाँ तुमको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लेवल पर। अब देखो अब हमको इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। अब हमको निकालना तो इसको है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो ये आर वेक्टर क्या है, ये वाला है, पी वेक्टर क्या है, ये वाला है। तो अगर मैं इस पूरे को इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एल निकल जाएगा। तो अगर तुम इस पूरे को इसके साथ गुना कर दोगे ना तो तुमको 9 बार गुना करना पड़ेगा। इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये यहाँ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसा करके हमको 9 बार करना पड़ेगा। और फिर सबके अपने अपने नियम हैं कि जब हम लोग कोई वेक्टर राशि को गुना करते हैं तो कैसे करते हैं, वो इंटायरली अलग चीज़ है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ कि 3 गुणित 2 बराबर कितना होगा, तुम बोल दोगे 6, लेकिन अगर वो वेक्टर है तो वो इतनी आसानी से नहीं बोला जा सकता कि ये 3 दूनी 6 वेक्टर होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए
वेक्टर वेक्टर का गुना अलग ढंग का होता है, वो भी दो प्रकार का होता है, पर उन चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल वो मैं तुमको एक बहुत सिंपल तरीका समझा देता हूँ। अगर इसको पूरा पूरा गुना करोगे तो 9 बार करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। इसको मान लो 2 और यहाँ लिख देता हूँ। देखो, नाउ देयरफॉर वेक्टर L, अब इन दोनों को गुना करना है, तो तुम कैसे करोगे? देखो, पहले तुम इसको ले लो, I को ले लो इसको, और जब इसको लेंगे ना, इसको लेंगे तो ये मन में सोचेंगे कि मिट गया है, ये लाइन को नहीं सोचेंगे, खाली ये 4 ठो को देखेंगे। तो हम लोग I लिख देंगे, I लिख देंगे और खाली ये 4 को सोचेंगे, इस लकीर को मिटा देंगे मन में। अब इसमें क्या करेंगे वो देखो, इसमें भी जितना यूनिट वेक्टर है ना, सबको मन में सोच लो कि वो एक है या वहाँ नहीं है, ऐसा सोच लो। तो ये जे के ये सब नहीं है, तो नहीं है तो क्या बचेगा? यहाँ y बचेगा, यहाँ z बचेगा, यहाँ py बचेगा, यहाँ pz बचेगा। क्या बचेगा? y z py pz। तो इसको तुम कैसे लिखोगे? तुम डिटर्मिनेंट पढ़े होगे, अगर याद होगा तो उस तरह से हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? y इन दोनों को गुना कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे, बस बात ख़त्म। तो लिखो y इंटू पी जेड, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एकदम आराम से धीरे धीरे समझते जाओ। तो मैं फिर से क्या बता रहा हूँ कि पहले आई को ले लेते हैं, फिर इस लकीर, इस वर्टिकल कॉलम को हटा देते हैं, फिर ये 4 राशियाँ बच जाएगी। यूनिट वेक्टर को हटा देंगे तो यहाँ से बचेगा y, यहाँ से बचेगा z, यहाँ से बचेगा पी वाई, यहाँ से बचेगा पी जेड। फिर इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो वैसा हो जाएगा y पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब इसका काम हो गया। अब इस j पर आते हैं प्लस j। तो जब j को लेंगे, इस j को लेंगे तो ये वाला कॉलम को हटा देंगे, मन में सोचेंगे कि नहीं है, तो नहीं है तो ये 4 राशि को देखते हैं। इन चारों राशियों में भी हम लोग यूनिट वेक्टर्स को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा z, यहाँ से बचेगा px और यहाँ से बचेगा pz। अब फिर वही काम करना है, पर थोड़ा सा अल्टरनेट करेंगे। इसमें क्या किए थे? देखो, पहले ये लेफ़्ट वाले को इसको गुना किए थे, माइनस इसको किए थे। अभी क्या करेंगे? इसको पहले करेंगे, पहले इसको करेंगे, माइनस इसको करेंगे। तो जब तुम इसको पहले करोगे तो क्या हो जाएगा? जेड पी एक्स। तो यहाँ पर लिखो जेड पी एक्स, जेड पी एक्स माइनस, अब इसको करो एक्स पी जेड, एक्स पी जेड। तो ये दूसरा लाइन भी हो गया, ये वाला। अब के वाले पर आओ। के का जब करोगे तो फिर इसको मन में सोचो कि अब ये नहीं है, तो लिखो यहाँ पर के, और ये नहीं है तो ये 4 बचेगा। यूनिट वेक्टर को हटा देंगे तो क्या बचेगा? देखो, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा y, यहाँ से बचेगा px और यहाँ से बचेगा py। और फिर वैसे ही गुना करेंगे जैसे पहला में किए थे। पहले में क्या किए थे? पहले ये लेफ़्ट वाले को किए थे x py माइनस y px। तो लिख दो x py माइनस y px।
माइनस वाई पी एक्स। तो ये था हमारा गुना करने का तरीका सहज तरीके से, इजी वे में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एल वेक्टर निकालना है, इन दोनों को गुना करना है, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू ये है, इन दोनों में तीन तीन पद हैं, इनको गुना करने से 9 बार हमको करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए और सरल तरीके से करने के लिए हम पहले आई को लेंगे, इसको मिटा देंगे, फिर इसको गुना करेंगे, माइनस इन दोनों को करेंगे, फिर जे को लेंगे, फिर इसको मिटा देंगे, फिर उल्टा ले लेंगे, इसको पहले ले लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे, और फिर के को लेंगे और फिर इसको मिटा देंगे, और फिर एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इसको मान लो समीकरण 4। नाउ we know that देखो, अगर तुम R को 3 हिस्से में तोड़े हो, अगर तुम P को 3 भाग में तोड़े हो, तो L भी हमारा वेक्टर है। हम इसको भी 3 भाग में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? एल पी एक्स या एल एक्स लिखो, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, और 3 हिस्से में तोड़े हैं। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर लिखें, देखो आई जे के यहाँ पर भी लिखेंगे आई जे और के, और आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसको मान लो इक्वेशन 5। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ऑपरेटर। कैसे निकालेंगे उसको देखो। इक्वेशन 4 को देखो और इक्वेशन 5 को देखो और कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5, वी गेट, क्या कंपेयर करना है उसको देखो। ये समीकरण है, बराबर चिन्ह के बाईं तरफ कुछ है, बराबर चिन्ह के दाहिनी तरफ कुछ है। तो तुम दोनों को देखोगे तो बाईं तरफ यहाँ भी एल वेक्टर है, यहाँ पर भी एल वेक्टर, तो लेफ्ट हैंड बराबर है। राइट हैंड में यहाँ भी आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। अगर ऐसा होता है तो उनके गुणांकों को बराबर कर दिया जाता है। गुणांक माने क्या होता है? इसका गुणांक ये है, इसके साथ ये गुणा किया हुआ है तो इसका गुणांक ये हो गया। इसका गुणांक ये है, ये इसके साथ गुणा किया हुआ। तो अगर ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो वी गेट, तो हम लोग क्या पाएंगे? एल एक्स बराबर इतना, एल एक्स बराबर वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई बराबर क्या हो जाएगा? एल वाई, ये जे बराबर है तो एल वाई इसके साथ मैच करेगा। तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड क्या होगा? एल जेड उधर किनारे वाले को बराबर कर दो तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये मेरा मान निकला, ये जो 3 ठो इक्वेशन निकाला हूँ, ये मैं निकाला हूँ कि जब मैं अपने एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को जब मैं 3 हिस्से में तोड़ूंगा तो उसका व्यंजक ऐसा होगा। अभी तक हम लोग एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर का एक्सप्रेशन नहीं निकाले हैं, अभी वेक्टर को तोड़े थे तो फिर उनका जो वैल्यूज़ है वो ऐसे ऐसे आया।
अब हमको इनको ऑपरेटर फॉर्म में लाना है। तो ऑपरेटर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटर फॉर्म में लाने के लिए देयरफॉर इन ऑपरेटर फॉर्म मैं दोबारा से इनको नहीं लिखता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। एलेक्स कैप, जैसे ही तुमने एलेक्स पर कैप डाला वो क्या हो गया? ऑपरेटर। अब ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है एक्स की दिशा में। तुम इसको अगर लिखोगे कैप के साथ में तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा वाई की दिशा में, और ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जेड डायरेक्शन में। और तीनों के व्यंजक हमको पता हैं एटलीस्ट इस रूप में। तो हम अगर इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो ये पी को भी ऑपरेटर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तुम ध्यान दो कि पी मतलब क्या होता है? लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है, और इसको हम लोग डिटेल पढ़े हुए हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। और अब तुम पी एक्स पी वाई पी जेड के ऑपरेटर व्यंजक को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ substituting expression for लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, वी गेट, हमको क्या मिलेगा वो देखो। सिंस तुम पढ़े हो कि पी एक्स बराबर क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स। वाई कंपोनेंट में क्या पढ़े हो? पी वाई, और जेड में ये तुम पिछले लेक्चर को देख लेना, वहाँ पर लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा। पी एक्स मिल जाएगा, जैसा पी एक्स है वैसे पी वाई वैसे पी जेड। तो इन सारे वैल्यूज़ को इसमें रख दो, और यहाँ से करके दिखाता हूँ, देखो। देयरफॉर एल एक्स कैप बराबर वाई इंटू पी जेड। तो पी जेड बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे 2 पाई आई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड पी वाई बराबर हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल वाई। अब यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन ले लो। तो तुम देखो h बटे 2 पाई आई यहाँ पर भी है, h बटे 2 पाई आई यहाँ पर भी है, तो h अपॉन 2 पाई आई, और यहाँ से बच जाएगा y इंटू डेल बाई डेल जेड
माइनस यहाँ से बचेगा जेड डेल अपॉन डेल वाई। ये एक्चुअली में तुमको चाहिए, यही है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एक्स डायरेक्शन में। और अब वाई और जेड डायरेक्शन तुम ऐसे ही निकाल सकते हो। एंड ये देखो एल वाई बराबर इतना है ना, फिर पी एक्स पी जेड का मान को वहाँ से रख दो, तो एल वाई बराबर क्या हो जाएगा, एल वाई जेड पी एक्स ऊपर में देखो एच अपॉन 2 पाई आई इंटू डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स पी जेड, इसको रख दो एच अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल जेड। तो कॉमन निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा, एच अपॉन 2 पाई आई कॉमन निकल जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। ये दूसरा है, शायद 5 इक्वेशन तक गया था, तो इसको मन में 6 मान लो, इसको 7 मान लो। और एल जेड का कैसे निकालोगे, एकदम सेम टू सेम निकलेगा, एक्स पी वाई तो एच अपॉन 2 पाई आई डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई पी एक्स एच अपॉन 2 पाई आई, पी एक्स है ना तो डेल बटे डेल एक्स। तो कॉमन निकाल दो, एच अपॉन 2 पाई आई कॉमन निकल जाएगा, और जो बच जाएगा उसको लिख दो, एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये तीनों एक्सप्रेशन है इक्वेशन 6, 7 एंड 8 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए, एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में। तो मैं समझता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को तुम समझे होगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब कोई वस्तु किसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसको एल वेक्टर से दिखाते हैं। इसका सूत्र ऐसा होता है आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। आर वेक्टर को 3 हिस्से में तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जहाँ आई जे के यूनिट वेक्टर हैं। पी को भी 3 हिस्से में तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इनको गुना करने का एक इजी तरीका है जो मैंने तुम्हें बताया, और उसके हिसाब से एल का मान यहाँ आता है। फिर एल का मान व्यंजक ऐसा भी होता है, और कंपेयर करके हम लोग ये एल एक्स एल वाई एल जेड का मान निकालते हैं। और जब इनको ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं तो इनको भी ऑपरेटर फॉर्म में लिखना होता है, और तब जा कर के सरल करके हमको उनका ऑपरेटर फॉर्म पता चलता है। तो ये तुमको पढ़ना था एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। और अभी हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन।
चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ये क्या चीज़ है, इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। 3 प्रॉब्लम मैं तुमको बताता हूँ, छोटा छोटा है, उसी से तुमको समझ में आ जाएगा कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन किसको बोलते हैं। 3 प्रॉब्लम बनाओ, फिर मैं लिख दूँगा। एग्ज़ाम्पल 1, मान लो कि हमारा ऑपरेटर जो है लेट ऑपरेटर, जिसको हम लोग एक कैप लिखते हैं, मान लो वो ऑपरेटर है d/dx। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, d/dx। और फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन को मैं fx लिखता हूँ, और ये मान लो ऐसा है e⁻−ax। ई को मैथ्स में एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, और -ax ये अपना राशि। तो ये मान लो फंक्शन है और ये मान लो ऑपरेटर है। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि पता करो, फाइंड ए कैप fx बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। मान लो कि अगर ऑपरेटर ये है, फंक्शन ये है, तो दोनों को क्रिया कराएंगे एक दूसरे के साथ में, तो क्या उत्तर होगा। तो आंसर बहुत इजी है, मतलब कि तुमको तो यही बोला है ना, ए कैप fx का मान निकालने के लिए। तो ए कैप का मान लिख दो तो हो जाएगा d/dx। fx का मान लिख दो तो ये हो जाएगा e⁻−ax, क्योंकि fx वही है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कुल मिला के बात इतनी। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो तुम पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, dEx/dx बराबर क्या होता है, ex। यह सूत्र है। लेकिन यहाँ खाली x नहीं है, -a लगा हुआ है, तो उसके नियम के हिसाब से हम लोग -a को बाहर निकाल देंगे और बच जाएगा फिर e, फिर उसी को लिख देंगे। ये बाय फॉर्मूला आता है। इसको ब्रैकेट में लिख दो और इसको रहने दो। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, इसकी फिर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, लेट, फिर मान लो कि ऑपरेटर है d/dx और फंक्शन है मान लो sin 2x। ये sin 2x में भी ध्यान देना, ये sin 2x लिखा हूँ, sin स्क्वायर x नहीं लिखा हूँ। तुम लोग कई बार ये भी मिस्टेक कर देते हो। अगर 2 ऊपर में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ते हैं sin स्क्वायर x। अगर 2 यहाँ लिखा हुआ है, x के बगल में उसी का हाइट पर लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं sin 2x। और अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं sin x स्क्वायर। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं sin x का स्क्वायर। ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ लिखा हुआ है sin 2x। तो अब तुमको ऑपरेटर ये है और फंक्शन ये है, तो दोनों को क्रिया कराओगे तो क्या होगा, ए कैप fx बराबर, ए कैप के जगह में लिख दो d/dx और fx के जगह में लिख दो sin 2x। इसका मतलब फिर वही बात है कि sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 बाहर आ जाएगा
और साइन का कॉस होता है तो ये हो जाएगा cos 2x। तो ये उसका उत्तर हो गया a कैप fx। इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। गुना लिखो या बिंदु लिखो, एक ही चीज़। तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल बनाया, ये हमने दूसरा बनाया, इसको भी रहने देते हैं, एक और बनाते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 3, मान लो कि जो हमारा ऑपरेटर है लेट ए कैप इज इक्वल टू d2/dx² और fx वही है, मान लो sin 2x। अभी हमने ऑपरेटर को क्या लिख दिया, d2/dx²। अब इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ए कैप fx बराबर, ए कैप के जगह में क्या लिखोगे, d2/dx² और fx के जगह में फिर हमारा क्या हो जाएगा, sin 2x। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पर अब यहाँ पर देखो ये डबल डिफ्रेंशिएशन है, d2/dx², मतलब हमको 2 बार करना पड़ेगा। तो 2 बार करना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, d/dx एक बार, फिर एक बार लिखेंगे d/dx और लिखेंगे sin 2x। और अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर में देखो sin 2x का अगर करोगे तो यहाँ किए हो 2 × cos 2x, तो उसका उत्तर हो जाएगा 2 cos 2x। अब इसका काम हो गया, अब ये बच गया, ये फंक्शन हो गया। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तुमको पता है कांस्टेंट बाहर आता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर इसका भी 2 बाहर आ जाएगा, और कॉस का साइन होता है तो sin 2x, और कॉस का माइनस साइन होता है तो मैं माइनस को यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरा जो फाइनल उत्तर आएगा वो हो जाएगा -2 दूनी 4 × sin 2x। तो ये था हमारा 3 प्रॉब्लम। अब हम लोग तीनों प्रॉब्लम के आंसर को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे वो देखो। जब मेरा ऑपरेटर ये था और फंक्शन ये था, तो जब मैंने सॉल्व किया तो मैं क्या पा रहा हूँ वो देखो। अंतिम उत्तर में ये मेरा फंक्शन वापस आ गया, फंक्शन मेरा है e⁻⁻x, वही फंक्शन उत्तर में भी है e⁻⁻ax, साथ में इस राशि से गुना किया हुआ है। तो एक राशि आई है जो कांस्टेंट है, a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट आ गया और फंक्शन वापस आ गया। इसमें ऐसा हुआ। इस तीसरे को देखो, तीसरे में मेरा फंक्शन है sin 2x और ऑपरेटर ये है। ये ऐसा ऑपरेटर है जिसको मैं इस पर ऑपरेट करूँगा तो ये राशि फिर से आ गई। देखो फंक्शन फिर से वापस जनरेट हो गया, फिर से पैदा हो गया। sin 2x यहाँ पर भी था, sin 2x यहाँ पर भी आ गया, और उसके साथ एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, चाहे वो जो कुछ भी है। लेकिन ये मेरा ऑपरेटर ऐसा है कि जब मैं इसके साथ में अगर ऑपरेट करता हूँ तो यही फंक्शन वापस नहीं आता है। फंक्शन था मेरा sin 2x, आया मेरा cos 2x, वही चीज़ वापस नहीं आई। अगर स्थिति ऐसी हो या स्थिति ऐसी हो, तब हम
आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या डिफ़ाइन करते हैं कि अगर कोई ऑपरेटर ऐसा है जो किसी फंक्शन पर जब ऑपरेट करता है तो रिज़ल्ट में अगर वह फंक्शन वापस आ जाए और एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर के, तो जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, और वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं आइगन फंक्शन। तो यहाँ पर ये मेरा -a ये कहलाएगा आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, और ये कहलाएगा आइगन फंक्शन। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ आइगन फंक्शन भी नहीं है, यहाँ आइगन वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर है, ये मेरा कहलाएगा आइगन वैल्यू और ये मेरा कहलाएगा आइगन फंक्शन। तो अब मैं नियम को या जो भी डेफिनेशन को उसको कैसे लिख सकता हूँ कि इफ़ एन ऑपरेटर, अगर कोई ऑपरेटर है, चाहे अब यहीं पर देखो फिक्स्ड नहीं है, ये ऑपरेटर यहाँ पर काम कर रहा है, सेम ऑपरेटर यहाँ पर आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन नहीं दे रहा, इसलिए दोनों का कम्बिनेशन ज़रूरी है कि मेरा ऑपरेटर कैसा है और मेरा फंक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यही फंक्शन है, यहाँ पर आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पर हम इसको आइगन फंक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन यही sin 2x को हम यहाँ पर आइगन फंक्शन बोलेंगे क्योंकि ऑपरेटर बदल गया। तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है? इफ़ एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ए फंक्शन such that लिख लो आफ्टर ऑपरेशन, if an operator operates on a function such that after operation the function is regenerated multiplied by a constant, then the function is called eigenfunction. The constant is called eigenvalue and equation, एक कभी बाद में देखेंगे, इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पर ऑपरेट करता है तो कंप्लीट ऑपरेशन के बाद यदि वही फंक्शन वापस आ जाता है, साथ में एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, तब उस कांस्टेंट को हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं और उस फंक्शन को हम लोग आइगन फंक्शन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन तुम समझ गए होगे। और अब लास्ट, आज के क्लास में लास्ट टॉपिक के रूप में मैं तुमको एक छोटा सा डेरिवेशन और समझा देता हूँ। वो ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम ऑपरेटर के रूप में कैसे लिखेंगे। जब मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बता रहा था तो मैंने कहा था कि हम लोग 1 डायमेंशनल पढ़े हैं, 3 डायमेंशनल ऐसा होगा। उसके अलावा मैंने कहा था कि 2 फॉर्म और होता है, एक पोलर कोऑर्डिनेट्स में और एक ऑपरेटर फॉर्म में। और मैंने कहा था कि जब हम लोग ऑपरेटर पढ़ लेंगे
तब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऑपरेटर फॉर्म को पढ़ेंगे। तो क्योंकि अब हम लोग ऑपरेटर काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग देखते हैं उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। ये बहुत इजी है, तुम्हारा आसानी से समझ जाओगे। इनफैक्ट सब इजी है, बस समझने का इंटेंशन रखो। एक बार में नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, दोबारा करो, तिबारा करो। एक जिद पकड़ लो कि 10 बार में होगा, 20 बार में होगा, 100 बार में होगा, होगा कैसे नहीं। अगर ये जिद जिस दिन तुमको आ जाएगा, तुम देखोगे कि आसानी से होता चला जाएगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, इन 1 डायमेंशन कैसे पढ़े हो? del 2 psi 1 डायमेंशन में डी भी लिख सकते हो, चलो डी लिख दो। d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये 1 डायमेंशन में है, जहाँ साई केवल x पर डिपेंड करता है। ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, मास ऑफ द सिस्टम है, एच प्लांक्स स्थिरांक है, साई को वेव फंक्शन कहते हैं, और ये सब हम लोग पढ़े हैं। इन 3 डायमेंशन में मैंने क्या बताया था? इन 3 डायमेंशन, इसी को अगर 3 डायमेंशन में लिखना पड़े तो बहुत इजी होगा। इसको पार्शियल रूप में लिख देंगे, del 2 psi, और साई एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड करता है, पर उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। प्लस लिखेंगे भी तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, del y स्क्वायर प्लस del 2 psi बाई del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी साई बराबर 0। इसको मान लो समीकरण 1। तो ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो हमने पिछले किसी क्लास में पढ़ा था 3 डायमेंशन में, और अब हमको इसी को थोड़ा चेंज करना है ऑपरेटर के रूप में। तो बहुत इजी है, 2-4 लाइन में हो जाएगा। देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मन में सोचो कि साई को हटा दिए, बाहर ला दिए हैं, तो अंदर में बचेगा del 2 बाई del x स्क्वायर, del 2 बाई del y स्क्वायर, del 2 बाई del z स्क्वायर, साई तीनों में था तो यहाँ लिख दिए, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। सेम है दोनों, केवल साई को यहाँ लिख दिया। और अब देखो, ये जो बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं तुमको बता चुका हूँ। ये है डेल स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट के बदले में डेल स्क्वायर लिख दो। इसके अंदर में जो भी लिखा हुआ उसके बदले में साई तो साई हो गया, बाकी चीज़ों को एज सच उतार दो। और तुमको पता है कि हम लोग इस डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है, मान लो इसको इक्वेशन 2। मैं चाहता हूँ कि ये टर्म यहाँ से हट जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। तो ये टर्म को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा?
इसका उल्टा से इसको गुना कर दो, माने यहाँ एच स्क्वायर नीचे है तो एच स्क्वायर एक ठो ऊपर वाला लो, इसको नीचे लो और उससे गुना कर दो। तो क्या करना है वो देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम वी गेट। इस इक्वेशन को एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से गुना करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, यहाँ तो कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बटे 8 पाई स्क्वायर एम, डेल स्क्वायर साई है तो उससे ये गुना हो गया। और जब इसको गुना करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर नीचे और वो एच स्क्वायर ऊपर में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर एम ऊपर में है, वहाँ 8 पाई स्क्वायर एम नीचे में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ खाली क्या बच जाएगा, ई माइनस भी साई बराबर 0। अब उस ब्रैकेट को तोड़ दो, उस ब्रैकेट को तोड़ दो तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस ई इंटू साई माइनस भी इंटू साई बराबर 0। अब क्या करो कि माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो उसका ये होता है कि यहाँ जो तुमको प्लस दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस दिख रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो मैं वैसा करके लिख देता हूँ, यहाँ प्लस दिख रहा है तो मैं माइनस लिख देता हूँ। यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करो कि ये माइनस ई साई इसको उधर भेज दो, तो यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई प्लस भी साई बराबर ई साई। ये माइनस था तो उधर प्लस हो गया। अब यहाँ पर भी साई है और यहाँ पर भी साई है, उसको कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस भी साई बराबर ई साई। और अब अगर तुम याद करोगे तो ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में है तुम याद करना और पिछला वीडियो को लेक्चर को देख लेना, इसी को बोलते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन के फॉर्म में। तो इसको हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर है तो इसको हम लोग लिखेंगे एच कैप, अंदर में एच कैप और ये बाहर में साई है तो मैंने साई लिख दिया, एच कैप साई बराबर ई साई, where H cap is Hamiltonian ऑपरेटर। और एच कैप का तुम देख लेना, वो तुमको पता चल जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस भी, इसी को हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये जो हमारा इक्वेशन निकला एच कैप साई बराबर ई साई, यही श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन कहलाता है ऑपरेटर फॉर्म में। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ये यही इक्वेशन है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसको इधर उधर करके गुना भाग करके इधर चेंज करते करते अंत में यहाँ पर इसके बदले में एच कैप लिख दिए हैं। और ये क्योंकि ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म।
तो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होगे। कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप में चैट करके पूछ लिया करो। और इस तरह से आज हमने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा: एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। अगले क्लास में 1-2 छोटे प्रिंसिपल और पढ़ना है, और मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पोस्टुलेट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन पढ़ना है। तुम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के आना। थैंक यू।